इमरान ने लड़की से टूटी फूटी उर्दू में पूछा कि वो कौन है और इंडियन आदमी कहाँ पर है। लड़की ने उसे कहा कि मेरे साथ आओ। वो उसे साथ लेकर वहां से कोई 1 मील के फासले पर दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर ले आई, जहां बांस के 6-7 झोंपड़ानुमा मकान बने हुए थे। लड़की को देखकर वहां औरतें और मर्द इमरान के गिर्द जमा हो गए। उनमें लड़की की माँ और उसका बाप भी था। लड़की को उसकी माँ सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। लड़की ने रोते हुए अपने माँ बाप और वहां मौजूद कबीले के दूसरे लोगों को सारा वाकया बयान कर दिया। सब आदमियों ने इमरान के करीब बारी बारी आकर शाने पर थपकी दी। लड़की के बाप ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुमने हमारी बेटी की इज्जत बचाई है, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तुम कौन हो? लड़की के बाप ने इतने साफ जुमले नहीं कहे थे। उसने जो कुछ कहा था उसका मतलब यही निकलता था जो हमने ऊपर बयान किया। इमरान ने कहा, भारतीय फौजी की लाश वहीं पड़ी है, वो लाश वहां से उठाकर जमीन में दबा देनी चाहिए ताकि जजीरे में जो भारतीय फौजी मौजूद हैं उन्हें पता न चल जाए। लड़की के बाप ने 2 आदमियों को इशारा किया। लड़की ने अपनी जबान में उन्हें बताया कि भारतीय सिपाही की लाश फलां जगह दरख्त के नीचे पड़ी है। दोनों आदमी जिनके हाथों में नेज़े थे और कंधे पर कमान रखी हुई थी, एक तरफ को दौड़ पड़े। लड़की का बाप इमरान को अपनी झोंपड़ी में ले आया। इमरान ने लड़की के बाप से पूछा, यहाँ भारतीय फौज कहाँ पर है? लड़की के बाप ने इमरान को बताया कि जजीरे में 50-60 के करीब भारतीय फौजी मौजूद हैं और जजीरे के मगरबी कोने में उनका कैंप है। इमरान ने पूछा, उस जजीरे का नाम क्या है और ये किस मुल्क का जजीरा है? लड़की के बाप ने कहा, ये निकोबार के जनूबी जजीरों में से एक जजीरा है जहां भारत का कब्जा है। इस जजीरे का नाम निकोबार पूरम है। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? इमरान ने कहा, मैं जिस जहाज पर लंका की तरफ जा रहा था वो रात के समुद्री तूफान में गर्क हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से लकड़ी के एक तख्ते पर बैठकर इस जजीरे तक पहुंचा हूँ। लड़की के बाप ने लड़की से कहा, मेहमान को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी होगी। मैं भारतीय सिपाही की लाश को ठिकाने लगाता हूँ। लड़की के बाप ने मजीद 2-3 आदमियों को साथ लिया और उस तरफ चला गया जिस तरफ पहले 2 आदमी लाश को ठिकाने लगाने गए थे। लड़की ने इमरान से कहा, मैं खाना लाती हूँ, तुम बैठो। इमरान झोंपड़ी में बिछी हुई चटाई पर बैठ गया। ये चटाई नारियल की टहनियों से तैयार की गई थी। लड़की चली गई। इमरान सोचने लगा कि उस जजीरे में भारतीय फौज मौजूद है, उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। उसकी मुखबरी हो सकती है, उन कबीले वालों में कोई मुखबर हो सकता है, वो भारतीय फौज को उसकी मुखबरी कर सकता है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इमरान ने फैसला कर लिया कि लड़की के बाप से बात करेगा कि वो उसे किसी तरह जजीरे से फरार होने में उसकी मदद करे। तब तक लड़की खाना लेकर आई। केले के चौड़े पत्तों की थाली में चावलों के ऊपर थोड़ी सी भाजी रखी हुई थी, साथ वो पानी भी लाई थी। इमरान ने खूब मजे लेकर वो सारा खाना खा लिया और लड़की से पूछा, यहाँ भारतीय फौज क्या करती है? लड़की ने बताया कि भारतीय फौजी सिपाहियों ने वहां से दूर समंदर के किनारे दरख्तों में एक कैंप बनाया हुआ है। उस कैंप के इर्द गिर्द लोहे की खारदार बाड़ लगी हुई है जो जमीन से 10 फुट ऊपर तक चली गई है। उस कैंप की तरफ जजीरे के किसी मर्द या औरत को जाने की इजाजत नहीं। इमरान सोचने लगा कि उस जजीरे में भारतीय फौज ने किस लिए गैरिजन बनाया हुआ है। खारदार तारों की दीवार के अंदर क्या हो रहा है? इमरान के लिए उसकी खोज लगाना जरूरी हो गया था। उसने लड़की से कहा, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ फौज किस लिए रखी गई है और कांटेदार दीवारों के अंदर ये फौजी क्या कर रहे हैं। लड़की ने कहा, हम लोग फौज को ताज़ा दूध और ताज़ा मक्खन सप्लाई करते हैं। हमने कुछ गायें पाल रखी हैं। हमारा एक आदमी रोजाना सुबह के वक्त बैलगाड़ी पर दूध मक्खन लेकर जाता है और उसकी बैलगाड़ी को सिर्फ कैंप के अंदर लंगर तक जाने की इजाजत होती है। लांगरी दूध वगैरह ले लेता है और हमारा आदमी वहीं से वापस आ जाता है। कुछ देर के बाद लड़की का बाप कबीले के दूसरे आदमियों के साथ वापस आ गया। उसने इमरान से कहा, हमने भारतीय सिपाही की लाश को उसकी राइफल के साथ ही जमीन में गड्ढा खोद कर दबा दिया है। किसी को पता नहीं चल सकेगा कि वो कहाँ गुम हो गया। ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। इमरान ने लड़की के बाप से कह दिया कि अपने फौजी की तलाश में इंडियन फौजी इस तरफ जरूर आएंगे। जब वो आए तो उन्हें इमरान के बारे में कुछ न बताया जाए। अगर आप लोगों ने मेरे बारे में बता दिया तो भारतीय फौजी मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे और आप लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की का बाप कबीले का सरबराह था। वो इमरान का एहसानमंद था कि इमरान ने उसकी बेटी की इज्जत बचाई। वो कहने लगा, हमारे कबीले का कोई आदमी तुम्हारे बारे में जबान नहीं खोलेगा।
मैं उन्हें हुक्म दे दूंगा। ये लोग मेरे हुक्म पर अमल करना अपना मजहबी फर्ज समझते हैं। लड़के के बाप की बातों से इमरान ने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग भारतीय फौजियों से नफरत करते थे, क्योंकि इससे पहले भारतीय फौज के एक दो फौजी कबीले की लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर चुके थे। कबीले के लोगों की भारतीय फौजियों से दुश्मनी इमरान के हक में जाती थी। वो अभी उनके दरमियान रहना चाहता था। वो ये मालूम करना चाहता था कि इतनी दूर एक जजीरे में भारतीय फौज ने किस गरज के लिए कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप में जरूर कोई पुरस्कार काम हो रहा था, वरना सिर्फ फौज को मशक करवाने और लेफ्ट राइट करवाने के लिए भारतीय हाईकमांड को अपनी एक फौजी कंपनी इतनी दूर समंदर के एक जजीरे में भेजने की क्या जरूरत थी। फौज को ट्रेनिंग देने और कवायद करने के लिए भारत के अपने मुल्क में बड़ी जगह थी और बड़े ट्रेनिंग सेंटर थे। इमरान सिर्फ उन कबीले वालों की मदद ही से इंडियन फौजी कैंप के अंदर जा सकता था। उसके लिए उनकी भारतीय फौज से दुश्मनी को इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ वैसे भी कबीले के लोग इमरान की बड़ी इज्जत करने लगे थे कि उसने बड़ी बहादुरी से काम लेकर उनके सरबराह की बेटी की इज्जत बचाई थी। अब ऐसा हुआ कि जब वो फौजी सिपाही जिसको इमरान ने हलाक किया था और जजीरे के कबीले वालों ने जिसकी लाश को जमीन में दबा दिया था, अपने कैंप में वापस न आया तो उसकी तलाश शुरू हो गई। एक फौजी पार्टी कबीले वालों के गाँव में भी आ गई। उस फौजी पार्टी की आमद की इत्तला कबीले के एक आदमी ने पहले ही सरदार को दे दी। इमरान को मालूम हुआ तो उसने सरदार से कहा, मुझे किसी जगह छुप जाना चाहिए। आप लोग फौजी पार्टी को मेरे बारे में कुछ न बताएं। वो आपसे फौजी की गुमशुदगी का पूछें तो यही कहें कि कोई फौजी इस तरफ नहीं आया। कबीले के सरदार और लड़की के बाप ने कहा, तुम फिक्र न करो। उसके बाद उसने गांव के सारे आदमियों को जमा किया और उन्हें हिदायत की कि वो अपने मोहसिन के बारे में फौजियों को कुछ न बताएं। सब कबीले वालों ने अपनी जबान में लड़की के बाप और कबीले के सरदार के सामने सर झुकाकर कहा, वो अपने मेहमान और मोहसिन के बारे में एक लफ्ज भी जबान पर नहीं लाएंगे। लड़की के बाप ने सबको वहां से चले जाने और अपना अपना काम करने की हिदायत की और इमरान से कहा, मेरे साथ आओ। वो इमरान को लेकर झोंपड़ी नुमा मकानों के पीछे आ गया। यहाँ एक छोटा सा टीला था जिसकी ढाल में एक जगह कुदरती गार बना हुआ था। लड़की के बाप ने इमरान को उस गार में छुपा दिया और कहा, घबराना बिल्कुल नहीं, इस तरफ कोई भारतीय फौजी नहीं आएगा। वो चला गया। जाने से पहले गार के मुंह के आगे झाड़ियों का एक छाबा सा रख गया, जिसे गार बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंदर ताजा हवा बराबर आ रही थी। इमरान वहां खामोश होकर बैठा रहा। कुछ देर के बाद उसे गांव की जानिब से आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगी। आवाजें जरूर उसे सुनाई दे रही थीं, मगर अल्फाज उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। वो समझ गया कि अपने सिपाही की तलाश में भारतीय फौजी पार्टी गांव में आ गई है। देर तक वहां आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर खामोशी छा गई। कोई आध घंटे बाद लड़की का बाप और कबीले का सरदार उसके पास आया और कहने लगा, भारतीय फौजी आए थे, कह रहे थे कि उनका एक लांस नायक कहीं गुम गया है। इस तरफ तो नहीं आया, किसी ने उसे इस तरफ आते जाते देखा तो नहीं। हमने कहा कि इस तरफ हमने किसी फौजी को नहीं देखा, अगर देखा होता तो हम आपको जरूर बता देते। भारतीय फौजी ने, जो कैप्टन था, कहा कि हम झोंपड़ों की तलाशी लेंगे। हम कैसे इनकार कर सकते थे। हमने कहा, जरूर तलाशी लें। हम एक तरफ होकर खड़े हो गए। वो 7 भारतीय फौजी थे, हर एक के पास एक एक राइफल थी। उन्होंने बारी बारी गांव के तमाम झोंपड़ों की तलाशी ली। गायों के बाड़े में जाकर देखा, मगर उन्हें गुमशुदा सिपाही कहीं न मिला। उनके कैप्टन ने मुझे कहा कि हमारा इंडियन आर्मी का एक एक सिपाही बड़ा कीमती है, अगर तुम्हें उसका खोज मिले तो हमारे कैंप में आकर कमांडर साहब को फौरन खबर करना। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद वो चले गए। मेरा ख्याल है अब वो नहीं आएंगे। इमरान ने कहा, वो अपना कोई जासूस पीछे न छोड़ गए हों, इसलिए मेरा अभी गार से निकलना मुनासिब नहीं। मैं अंधेरा होने के बाद यहाँ से निकलूंगा। इतनी देर में तुम ये पता करो कि गांव में इधर उधर कोई अजनबी चेहरे वाला आदमी तो चल फिर नहीं रहा, या किसी भिखारी के भेष में, या किसी साधु जोगी के भेष में, तो किसी जगह धूनी रमा कर नहीं बैठा हुआ। अगर तुम्हें अपने इलाके में कोई ऐसा आदमी दिखाई दे तो उसे कुछ न कहना, सिर्फ आकर खबर कर देना। लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इमरान सारा दिन गार में बंद रहा। दोपहर को लड़की आकर उसे खाना दे गई। शाम हो गई तो लड़की का बाप खुद आ गया। कहने लगा, एक जोगी गांव से थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। इमरान ने चौंक कर कहा, वो भारतीय फौज का जासूस है, उससे खबरदार रहना। हो सकता है वो रात को तुम्हारे गांव में तलाशी लेने के लिए आए। तुम लोग उससे खबरदार रहना। मैं अभी इसी जगह रहूंगा। मेरा गांव में जाकर झोंपड़े में रात गुजारना हम सबके हक में खतरनाक साबित हो सकता है। लड़की के बाप की समझ में इमरान की बात आ गई। कहने लगा, तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद वो चला गया। इमरान सोचने लगा कि भारतीय कैंप कमांडर ने वही किया है जो उसे करना चाहिए था। उसने अपना एक जासूस साधु के भेष में पीछे छोड़ दिया है। इमरान उस जासूस को हलाक नहीं कर सकता था। उसे अब इंतजार करना था कि ये जासूस साधु कब गांव के बाहर से वापस जाता है।
उतनी देर तक वो गार में ही रहना चाहता था। उसकी शक्ल वहाँ अजनबी थी। वो कबीले के लोगों से हर लिहाज से मुख्तलिफ था। उसका लिबास मुख्तलिफ था। उसका रंग कबीले वालों की तरह गहरा सांवला नहीं था, बल्कि काफी साफ था। वो साफ पहचाना जा सकता था कि वो इस कबीले का आदमी नहीं है। रात को कबीले का एक आदमी उसे गार में ही खाना वगैरह दे गया। रात गुजर गई। दूसरे दिन नाश्ता लेकर लड़की का बाप खुद आ गया। उसने कहा भारतीय फौज का जासूस कल गांव के 2-3 चक्कर लगा गया था। वो भीख मांगता हुआ आया था और बड़ी गहरी नजरों से हर एक को देख रहा था। इमरान कहने लगा, मैंने अच्छा किया कि गांव में वापस नहीं गया, वरना मेरे साथ तुम सब लोगों पर भारी मुसीबत आ सकती थी। भारतीय फौजी कमांडो मुझे पकड़ कर ले जाते और अगरचे मैंने उन्हें गुमशुदा सिपाही के बारे में कुछ न बताना था, लेकिन वो तुम्हारे कबीले के सारे मर्दों को पकड़ कर कैंप में ले जाते, उन पर तशद्दुद करते। हो सकता है तशद्दुद से घबरा कर कोई आदमी ये एतराफ कर लेता कि उन्होंने भारतीय फौजी की लाश को फलां जगह दफन किया है। उसके बाद तुम लोगों को एक एक करके फांसी पर लटका दिया जाता और तुम्हारी औरतों को भारतीय फौजी उठाकर ले जाते और गांव को आग लगा देते। इमरान लड़की के बाप को जिस कदर डरा सकता था उसने डराया। ये बात किसी हद तक सही भी थी। लड़की का बाप बहुत डर गया। कहने लगा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे बारे में हम किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। इमरान ने कहा, जिस वक्त भारतीय जासूस गांव से चला जाए तुम मुझे आकर खबर कर देना, मैं गांव में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह गांव में रहने लगूंगा। मैं सारे कपड़े उतार कर तुम लोगों की तरह जिस्म पर सिर्फ एक लहंगा पहन लूंगा और हाथ में नेजा पकड़ लूंगा। लड़की का बाप बोला, लेकिन तुम्हारा रंग गोरा है। खैर घबराओ नहीं, हम तुम्हारे जिस्म पर एक दरख्त की छाल के रंग की मालिश कर देंगे। तुम्हारे जिस्म का रंग बिल्कुल हमारी तरह गहरा सांवला हो जाएगा। हम तुम्हारे सर के सारे बाल काट कर अपने लोगों की तरह कर देंगे। उसके बाद तुम जब तक चाहो हमारे पास रह सकते हो। अगर तुम यहाँ रहकर ब्याह करना चाहो तो मैं बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। इमरान ने कोई जवाब न दिया। लड़की का बाप खाने के बर्तन लेकर चला गया। दूसरी रात भी इमरान ने गार के अंदर ही बसर की। उसका उस जजीरे में रहना जरूरी हो गया था। वैसे भी वहाँ कोई बहरी जहाज नहीं आता था जिस पर सवार होकर इमरान वहाँ से भारत के ही किसी शहर की तरफ जा सकता। उसे वैसे भी वहाँ रहना ही था और अब तो उसे एक बहुत बड़ा जवाज मिल गया था वहाँ रहने का। वो पता लगाना चाहता था कि भारतीय फौज ने उस जजीरे में किस गरज के लिए कैंप डाल रखा है और कैंप के इर्द गिर्द कांटेदार तारों की दीवार भी खड़ी कर रखी है। इमरान को गार में रहते हुए 3 दिन गुजर गए। वो सिर्फ रात के वक्त गार से निकलकर टीले की दूसरी जानिब कुछ देर के लिए टहलता, उसके बाद फिर गार में वापस आ जाता। लड़की का बाप हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था। शायद उसने अपने दिल में अपनी बेटी की शादी इमरान के साथ करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जब उसने इमरान से अपनी बेटी की शादी की बात की थी तो इमरान ने आगे से हाँ कहा था और ना ही इनकार किया था। कबीले के सरदार यानी लड़की के बाप को इमरान की शक्ल में एक खुश शक्ल जवान और बहादुर दामाद मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए था, लेकिन इमरान का उस तरफ ख्याल तक नहीं जाता था। वो अपने मिशन के बारे में ही सोचता रहा। ये मिशन इस बात की खोज लगाना था कि इस दूर दराज जजीरे में भारत की फौजी हाई कमान ने अपनी फौज की एक कंपनी या ब्रिगेड को किस लिए रखा हुआ है, जबकि इस तरफ से भारत को कोई खतरा भी नहीं। ये सारे जजीरे भारत के मुल्क का हिस्सा थे, उन पर भारत की हुक्मरानी थी। यही वो मुअम्मा था जिसको इमरान ने हल करना था। जब इमरान को गार में रहते हुए 4था दिन भी गुजर गया तो 5वें रोज सुबह के वक्त लड़की का बाप यानी कबीले का सरदार इमरान के पास आया और बोला, जासूस साधु चला गया है। वो रात को ही चला गया था, अब तुम गांव में आ सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम कबीले के लोगों का हुलिया बनाकर गांव आओ, क्योंकि अगर जासूस साधु फिर अचानक किसी वक्त आ गया तो वो तुम्हें शनाख्त न कर सकेगा, क्योंकि तुम्हारा हुलिया कबीले के दूसरे लोगों की तरह होगा। लड़की के बाप को कबीले के लोग भातू के नाम से पुकारते थे। ये गांव के कबीले का सरदार भी था। भातू ने बिल्कुल सही बात की थी। इमरान को चूंकि अभी उस गुमनाम जजीरे पर उस वक्त तक रहना था जब तक कि जजीरे पर इंडियन आर्मी की मौजूदगी का मुअम्मा हल नहीं हो जाता, इसलिए वो राजी हो गया। उसी रोज सरदार भातू अपने साथ एक आदमी लाया जिसने इमरान के सारे जिस्म पर किसी दरख्त की छाल के नस्वारी रंगो रोगन की मालिश कर दी। ये रंग उसके जिस्म के मसामों में घुस गया और इमरान के जिस्म का रंग गहरा सांवला हो गया, जिस तरह के कबीले के दूसरे लोगों का था। उसके बाद उसके सारे अंग्रेजी फैशन के कपड़े उतारकर उसे घुटनों तक एक लहंगा पहना दिया गया। सर पर सिमुर्ग के 2 परों वाली पट्टी बांधी गई, बाकी सारा जिस्म नंगा ही रहने दिया। उसके हाथ में एक नेजा दे दिया गया। जब इमरान बिल्कुल तैयार हो गया तो सरदार भातू ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तुम में और कबीले के दूसरे आदमियों के हुलिये में कोई फर्क नहीं है, अब तुम मेरे साथ गांव आ सकते हो। और इमरान भातू के साथ गांव में आ गया।
سردار نے قبیلے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، یہ نوجوان اب ہمارے قبیلے کا ایک فرد بن گیا ہے، اس کا نام میں نے آمو رکھا ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی ساکشی کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بہت جلد یہ شادی بڑی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ آمو میرے باپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ شہر میں پڑھا ہے مگر اب یہ شہر چھوڑ کر ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ تم لوگ جس طرح میری عزت کرتے ہو اس کی بھی عزت کرو گے، کیونکہ میری موت کے بعد یہی تمہارا سردار ہوگا۔ قبیلے کے کل 60-70 کے قریب مرد تھے، باقی ان کی عورتیں اور بچے تھے۔ لوگوں نے کسی دیوتا کا نام لے کر نعرے بلند کیے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ قبیلے کے سردار کی لڑکی ساکشی بھی وہاں موجود تھی۔ سردار بھاتو نے کہا، دیوتاؤں کی رسم کے مطابق میری بیٹی ساکشی اپنے ہونے والے دلہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس بات کا اعلان کرے گی کہ اس نے آمو کو بطور اپنے جیون ساتھی کے قبول کر لیا ہے۔ سردار کی بیٹی ساکشی شرماتی ہوئی آگے بڑھ کر کمانڈو عمران کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کے لوگوں نے نعرے لگا کر اور نیزے ہوا میں لہرا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سردار نے کہا، اس خوشی میں دعوت شروع کی جاتی ہے۔ وہاں پھل، بھنی ہوئی مچھلیاں اور ابلے ہوئے موٹے چاول مٹی کے برتنوں اور کیلے کے چوڑے پتوں میں پڑے تھے۔ سب لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کمانڈو عمران کو سردار نے کہا، آمو تم بھی دعوت میں شریک ہو جاؤ، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا تمہیں یہ شادی قبول نہیں؟ عمران نے فوراً کہا، کیوں نہیں سردار بھاتو، مجھے تو یہ شادی دل و جان سے قبول ہے۔ ساکشی عمران کے ساتھ تھی۔ کمانڈو عمران کو یہ سب کچھ کسی فلم کے سین کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ایک فرضی کردار ادا کر رہا تھا جس کا نام آمو تھا اور جو ایک ویران جزیرے کے سردار کی بیٹی ساکشی سے بیاہ کرنے والا تھا۔ اس کے لیے جزیرے پر ہر حالت میں اس وقت تک رہنا ضروری تھا جب تک کہ اسے یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ وہاں انڈین آرمی نے کس غرض کے پیش نظر چھاؤنی ڈال رکھی ہے۔ سردار کی بیٹی ساکشی بڑی خوش تھی کہ اسے ایک خوبصورت اور بہادر خاوند مل گیا ہے۔ کمانڈو عمران نے بھی ان لوگوں کو یہی یقین دلایا تھا کہ اب وہ ان لوگوں کے پاس ہی باقی زندگی گزارے گا۔ اسے ان لوگوں کا سادہ اور نیچرل طرز زندگی بہت اچھا لگا اور اب وہ کبھی شہر کی مصنوعی زندگی کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ کمانڈو عمران نے یہ سب جھوٹ بولا تھا، مگر یہ جھوٹ بھی بہت ضروری تھا اور اس کے مشن کا حصہ تھا۔ سردار بھاتو نے اعلان کر دیا کہ اگلے ماہ چاند کی پہلی تاریخ کو وہ اپنی بیٹی ساکشی کا بیاہ اپنے سردار بننے والے بہادر نوجوان آمو کے ساتھ کر دے گا۔ 15-20 دن گزر گئے۔ اس دوران صرف ایک بار انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا سادھو گاؤں میں بھیک مانگتے دیکھا گیا۔ وہ یہ تصدیق کرنے آیا تھا کہ گاؤں میں کوئی اجنبی شخص تو موجود نہیں، کیونکہ وہاں پر مقیم بھارتی فوجی یونٹ کا ایک سپاہی غائب ہو گیا تھا جس کا ابھی تک سراغ نہیں مل رہا تھا۔ بھارتی فوج کے یونٹ کمانڈر کو شک تھا کہ ان کے سپاہی کو گاؤں کے کسی آدمی نے ہلاک کر کے غائب کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے انڈین انٹیلیجنس نے اپنا ایک آدمی سادھو کے بھیس میں گاؤں میں بھیجا تھا۔ گاؤں میں وقفوں سے 3-4 چکر لگانے کے بعد انڈین انٹیلیجنس کے سادھو کو وہاں کوئی اجنبی شخص نظر نہ آیا تو اس نے یونٹ کمانڈر کو جا کر رپورٹ کر دی کہ اپنے فوجی جوان کو گاؤں کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا۔ خیال ہے کہ اسے کوئی درندہ اٹھا کر جنگل میں لے گیا ہوگا اور وہیں اسے ہڑپ کر گیا ہوگا۔ جب گاؤں میں ملٹری انٹیلیجنس کے سادھو نے آنا ترک کر دیا تو عمران نے بھی اپنے مشن کے بارے میں پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے ہونے والے خسر سردار بھاتو کو اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ جزیرے میں مقیم انڈین ملٹری کے بارے میں یہ کھوج لگانی بہت ضروری ہے کہ وہ اس جزیرے میں کس لیے تعینات ہیں۔ اس نے سردار بھاتو کو یہ کہہ کر بھی ڈرا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے بھارتی حکومت اپنی فوج کے ساتھ مل کر جزیرے پر کسی ایٹمی دھماکے کی تیاریاں کر رہی ہو۔ وہ بولا، سردار، اگر اس جزیرے کے آس پاس سمندر میں کسی جگہ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس جزیرے میں ایٹمی تابکاری پھیل جائے گی اور جزیرے کے سارے مرد، عورتیں اور بچے اور جانور اذیتناک موت مر جائیں گے۔ سردار بھاتو ڈر گیا۔ اس نے عمران کو کہہ دیا کہ وہ کسی طریقے سے پتہ کرے گا کہ انڈین آرمی جزیرے میں کیا کر رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔